गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्लास में हमने एक बार देखी लास्ट क्लास में हमने देखा था सम कॉमर्शियल पॉलीमर्स लाइक अपन ने पॉलीथीन देखा था। पॉलीथीन के लिए मैंने कमेंट ये किया था, पॉलीथीन जो होता है वो टू कंडीशंस में प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट वन होती है एलडीपी एंड सेकंड होती है एचडीपी। एलडीपी के लिए एक रिव्यू देखें। एलडीपी जो पॉलीथीन होगी, लो डेंसिटी मेंटेन रखना है। लो डेंसिटी मेंटेन रखना है इसका मतलब पॉलीथीन बहुत गर्म होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, साथ में उसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में उसमें क्या होती है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है कैटलिस्ट की फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रिपेयर होती है एलडीपी। सेकेंड सिचुएशन हमने रखी है, उसी इथीन यूनिट को अगर हम ट्रीट करवाएं ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ़ वी यूज़ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज ए कैटलिस्ट वी यूज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, देन द पॉलीथीन विल बी एचडीपी। एलडीपी और एचडीपी की दोनों ही सिचुएशन आपको याद रखनी है। खास बात ये रखनी है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो किसको बोलते हैं, तो ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है उसका मिक्सचर क्या कहलाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। AlC2H5 का होल थ्राइस और TiCl4 का जो मिक्सचर है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। एक बार पहले कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे। सेकेंड वन इज़ द PVC, पोलियोविनाइल क्लोराइड। इसकी बेस यूनिट क्या है, वाइनिल क्लोराइड है, वही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहे हैं। क्या इसके यूज़ हैं ये आपको ये देखना है। इसकी एक खास बात ये है इन पॉलीएस्टर पॉलीमर्स इट इज़ यूज एज द प्लास्टिसाइजर। ये अच्छा कमेंट है कि एस्टर जो पॉलीएस्टर जितनी भी चैन्स होती है उसके अंदर एज ए प्लास्टिसाइजर आप किसको यूज़ कर सकते हो, पीवीसी को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों के पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के अंदर देखो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में टेरेलिन या डेक्रोन। एक बार देखिए बेटा, टेरेलिन या डेक्रोन जो होती है, टेरेलिन एंड डेक्रोन की जो बेस यूनिट होती है वो होती है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल 2 कार्बन की जो एल्कोहलिक सीरीज होती है उसको बोलते हैं, और टर्थेलिक एसिड होती है 1,4-डाइओइक एसिड होती है। बेंजीन की पैरा पोजीशन पे COH ग्रुप होता है, देन हम बोलते हैं टर्थोलिक एसिड। और अगर 1-2 पोजीशन पे होता है तो हम उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। एक बार देखिए कि अगर जो मिक्सचर है वो थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर के बना है, देन तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, टेरेलिन या फिर डेक्रोन बोल रहे हैं। और अगर इसी यूनिट में टर्थेलिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, थैलिक एसिड आ जाएगा, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, ग्लिप्टल हो जाएगी। लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट आता है नाइलून। ये एक फाइबर होता है, किसका पॉलीमर है ये, नाइलून जो है वो पॉलीमर है किसका, कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, एक एमिनो एसिड होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, जिसके एक टर्मिनल पे होता है COOH ग्रुप और दूसरे टर्मिनल पे क्या होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जितनी भी ये क्या होता है, टेंस्टाइल। टेंस्टाइल का मतलब होता है स्ट्रेचेबल होता है इसलिए, और दूसरा क्या होता है, हाईली एसिड और बेस के लिए भी ये रिएक्टिव नहीं होता है, रेसिस्टेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हम कोई भी एसिड या बेसिक सोल्यूशन के अंदर इसको लॉन्ग टर्म रख देते हैं। सो ये जो होता है इसको आप किस में यूज़ करोगे, व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। यूँ माने आपकी जितने भी टायर ट्यूब होती है वो मोस्टली इसी से प्रिपेयर करी जाती है। फिर देखिए आप नाइलॉन 6 जो होगा, एक कमेंट ये भी था, नाइलॉन 6 जो होता है वो होमोपॉलीमर होता है, वाइल एज द नाइलॉन 6 इज़ द हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर की सीरीज़ में क्यों आता है, हेट्रोपॉलीमर की सीरीज़ में इसलिए आता है कि इसमें 2 तरह की मोनोमर यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो तो कौन सी होती है, हेक्सामेथाइलिन डाइएमाइन। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, स्ट्रेस रखें माइंड पे इस चीज़ को। हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन है और दूसरा कौन है, एडिपिक एसिड है। दोनों ही यूनिट इसमें बार बार आपस में क्या होती है, कंडेंस होती जाएंगी, पोलीअमाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, ये एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई वी यूज़ द 66 इन नाइलॉन फाइबर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ 66, देन 66 का मतलब ये होता है पहली यूनिट में भी 6 कार्बन है और दूसरी यूनिट में भी क्या है, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं किससे, 66 से, और कोई अलग से इसका मतलब नहीं है। अब देखें आप, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट आता है, ये मैंने कल छोड़ा था, आज देखिए आप इसको बेकेलाइट। देखो
बेकेलाइट को कहाँ कहाँ इंक्लूड किया है पहले तो वो देखें. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव क्लासिफाइड द पॉलीमर इन 3 classes. फर्स्ट वन इज़ द लीनियर, in which we can include the all fibers like as nylon fibers, polyester fibers, लाइक सेल्यूलोज फाइबर्स हो सकता है, ये सारी की सारी. दूसरा आता था ब्रांच. ब्रांच में अपन क्या करते हैं, ब्रांच में सॉफ्ट पॉलीथीन्स आती हैं, लाइक आप इंक्लूड कर सकते हो पीवीसी है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीआइसोब्यूटिलीन है, एट्सेट्रा. थर्ड टाइप का जो था वो क्रॉस लिंक्ड था. क्रॉस लिंक्ड का मतलब ये होता है शीट्स के बीच में क्रॉस बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. क्रॉस बॉन्ड की सिचुएशंस इस तरीके से होती है कि वो फर्स्ट और सेकंड दोनों चेन को कंबाइन करता है, ये कंडीशन होती है उसकी. तो उस सीरीज़ के अंदर सबसे हार्ड जो पॉलीथीन आती है वो आप लोगों की एक तो आती है मेलामीन, आगे हम इसको भी देखेंगे. मेलामीन आती है, इसके अलावा आती है बेकेलाइट आती है, इसके अलावा यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन आता है. तो ये सारे के सारे पहली बार तो क्लासीफाई हुए थे किसमें, ब्रांच में. दूसरी बार हमने ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया था. उस क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि polymers are classified into 4 classes. First one is the elastomers, in which we can include the natural and synthetic rubber, Buhnais, Buhnan, natural rubber, Gatta Parcha, etc., neoprene, isoprene, so. Second one is the linear polymers, in which again we can include the oil fibers. And third one is the thermoplastic. thermoplastic में पॉलीथीन था, पीवीसी था, पोलीथाइलिन था, ये सारे के सारे आए थे. नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसमें भी आता है. तो बेकेलाइट के लिए हम एक बार कमेंट कर सकते हैं इट इज़ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यस. दूसरा आप कमेंट करना चाहो तो ये बोल सकते हो कि ये क्रॉस लिंक्ड होता है. तीसरा बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो ये 3D स्ट्रक्चर होता है. 3D स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, 3D स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये जो पॉलीथीन होता है इसके अंदर क्रॉस लिंक प्रेजेंट होता है, और क्रॉस लिंक प्रेजेंट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक नेटवर्क हो जाती है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है. एक बार जिस भी शेप के अंदर ये अरेंज हो गया उसी शेप के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा. बेकेलाइट देखो कंडेंसेशन पॉलीमर है बिकॉज, और एक बार ये देखें जो बेकेलाइट है उसकी मोनोमर यूनिट जो होती है, वैसे तो अगर पूछा जाए तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड. बट अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है उसको आप इंक्लूड करोगे. तो बेकेलाइट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है ये, जिसको हम बोलते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड. कंबाइंडली बोला जाता है इसको फिनोल फॉर्मल्डिहाइड जी. ये होती है मोनोमर यूनिट. कंडेंसेशन पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी में आता है. मोनोमर यूनिट वैसे तो कौन है, फिनॉल है प्लस फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड इज़ द 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप. एसिड या बेस किसी भी मीडियम में आप ट्रीट करवा सकते हो, रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियम का. और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर होगा. ध्यान रखें पहली बार जब पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम में जो पॉलीमर बनता है वो लीनियर पॉलीमर बनता है. वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है काफ़ी, सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और लीनियर फॉर्म में बोलेगा. तो ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन we obtain the linear polymer which have soft and thermoplastic known as novolake. बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये. नोवोलेक क्या है, बिल्कुल क्लियरली क्वेश्चन पूछा जाता है. नोवोलेक क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नोवोलेक. तो आप इसके लिए आंसर क्या लिखना चाहेंगे, नोवोलेक इज़ द नोवोलेक के लिए पूछा जाता है. तो नोवोलेक क्या होता है, नोवोलेक इज़ द लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ इनिशियली प्रिपेयर्ड. It is very soft and just like the plastic, but it is present in the semi liquid form. ओके, हम ये लिख रहे हैं कि नोवोलेक क्या होते हैं. तो अगर एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे लीनियर चैन ऑफ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज नोवोलेक. और कमेंट पूछना चाहे 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप पहले क्या लिखेंगे, पहले फिनोल का फॉर्मूला लिखेंगे, देन फॉर्मल्डिहाइड का लिखेंगे, देन ये बनाएंगे. उसके बाद में एक लीनियर चैन का फॉर्मेशन करेंगे, देन आप लिखेंगे इसको क्या कहते हैं, हम नोवोलेक कहते हैं. किस तरीके से आपसे रिप्लाई चाह रहे हैं उसके बेसिस पे आप आंसर दें. ऑन हिटिंग द नोवोलेक विद द मोर HCHO. HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है. 1:1 के अंदर इंक्लूड किया है. लीनियर फॉर्मेशन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. जब
फिनोल की रिएक्शंस में आएगी तब हम इसको वर्थली डिस्कस करेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसमें आएगा तो हम इसको लॉन्ग टाइम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होता है आइदर ऑर्थो बनता है या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट में यहाँ पे पैरा जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसकी लॉन्ग चेन आपस के अंदर क्या होती जाती हैं, अटैच होती जाएंगी। चाहे आप इसमें ऑर्थो ले लें तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑर्थो और पैरा दोनों के इंक्लूड होने के बाद में एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन होता है। उस लीनियर चेन को तो हम क्या कह रहे हैं, नोवोलेक बोल रहे हैं। क्रॉस लिंक बॉन्ड इसके अंदर नहीं होते और सॉफ्ट होती है काफ़ी, जस्ट लाइक प्लास्टिक होती है। बट अगर इसको रेशियो जो होता है उसके अंदर अगर हम इस जो मिक्सचर होता है उसके अंदर और अमाउंट के अंदर अगर फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करें तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने के बाद में ये पॉलीथीन क्या हो जाती है, जो क्रॉस लिंक बॉन्ड होंगे पहले तो प्रेजेंट नहीं थे, अब इसकी यूनिट्स के बीच में क्या हो जाएंगे, कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। देखो पहले हमारे पास यही यूनिट थी जस्ट ऊपर वाली, उसके बाद में क्या थी, ये यूनिट थी, ये ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है, ये पैरा सब्सटीट्यूटेड है। तो इनके बीच में जो क्रॉस लिंक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उससे ये क्या हो जाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, जितनी भी होगी 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट, और जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, नोवोलिक कहते हैं। दोनों ही कमेंट पूछे जाते हैं। बेकेलाइट क्या है, द 3D ओरिएंटेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इज बेकेलाइट। नोवोलिक क्या है, द लीनियर चेन ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इज नोवोलिक। जिस तरीके से जहाँ जो वर्ड काम में लिया उस चीज़ का मीन समझे आप और वही वर्ड काम में ले, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेफ्लॉन, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं, नहीं चिपकने वाले जो बर्तन आते हैं, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, फ्लेम रेसिस्टेंट होता है, हीट रेसिस्टेंट बोल सकते हो, फ्लेम रेसिस्टेंट बोल सकते हो। हाई फ्लेम पे भी ये जलता नहीं है, इसलिए जो कुकवेयर्स होते हैं उनके जो बॉटम होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, वो क्या होती है, टेफ्लॉन होती है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है, वो ये नहीं पूछते टेफ्लॉन क्या है, सबसे पहला कमेंट तो इसका ये आता है कि टेफ्लॉन किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको पॉलीमर पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, इफ़ देर इज़ एनी अनसेचुरेशन, मोनोमर यूनिट के अंदर अनसेचुरेशन है तो एडिशन पॉलीमर होगा। तो ये किस में आता है, एडिशन पॉलीमर के अंदर आता है। दूसरा ये पूछता है PTEF, PTFE की फुल फॉर्म क्या है, तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, कुकवेयर बनाए जाते हैं, मोनोमर यूनिट ये होती है, एडिशनल पॉलीमर होता है और इसकी फुल फॉर्म ये होती है जी। नेक्स्ट देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल से मतलब ये होता है कि लाइक इसको छोड़ें एक बार और नॉर्मल वे में देखें कि हमारे पास एक कोई मटेरियल था, उस मटेरियल को हमने रखा है और रखने के बाद में बहुत थोड़े टाइम के बाद में हमने उसको देखा है तो मटेरियल जिस कंडीशन में था उसका हाफ ही क्या है, बचा हुआ है। इसका मतलब वो डैमेज हो गया है। टेम्परेचर और टाइम के साथ में अगर कोई भी मटेरियल डैमेज हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिग्रेडेबल। लाइक हमने घास फूस की कुछ पत्तियाँ रखी हैं, लाइक कोई भी पेपर वगैरह का टुकड़ा रखा है, अदर कोई भी जो अपन खाने का मटेरियल है वो रखते हैं, फ्रूट्स वगैरह के बाहर के कवर होते हैं ये रखते हैं, तो ये टाइम और टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कितने भी लॉन्ग टर्म आप रखोगे तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल। तो जैसे प्लास्टिक वगैरह होती है तो उसको कितना भी लॉन्ग टर्म आप रखें उसका कुछ नहीं बिगड़ता। या फिर यूँ बोल सकते हो, बुक की लैंग्वेज में कहना चाहिए तो सब्सटेंस विच कांट बी डिसोशिएट बाय द माइक्रोब्स एंड अदर सिचुएशन जस्ट लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम are known as non-degradable or while which can dissociate that are known as degradable। कि जिनको डिसोशिएट कर सके डिग्रेडेबल की कैटेगरी में है और नहीं कर सके नॉन डिग्रेडेबल है। पॉलीमर्स जो आते हैं डिग्रेडेबल की पॉलीमर्स की जो सीरीज़ आती है उसके अंदर ये लिखा है विच डिसोशिएट बाय द बैक्टीरिया, टेम्परेचर एंड टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं। वैसे तो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं सारे के सारे बायो नॉन डिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं, बट कुछ पॉलीथीन्स ऐसे इम्प्रूव किए गए हैं, कुछ पॉलीमर्स ऐसे इम्प्रूव किए गए हैं ताकि एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, बहुत सारे टाइप का जो पोल्यूशन चल रहा है उसको अपन कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके। इसके लिए
कुछ अलग पॉलीमर प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहला आता है PHBV। PHBV ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं पर हम जो भी बचे हुए हैं। डिग्रेडेबल पॉलीमर में PHBV नाम पूछा जाता है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलेरेट। ब्यूटाइरेट बोलते हैं 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को, और 5 कार्बन का जो होता है उसको बोलते हैं वेलेरेट। जी, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड वेलेरिक एसिड। IUPAC नेम याद रखना चाहो तो दोनों में ही 2 हाइड्रोक्सी आता है। एक में आता है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और दूसरे में आता है 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। किसकी? PHBV की होती है ये। नेक्स्ट देखो PHBV, उसके बाद में आता है नाइलॉन 2,6। यहाँ से भी एक छोटा सा आती है। अभी हमने नाइलॉन 6 पढ़ा है जी, उसके बाद में हमने पढ़ा है नाइलॉन 6,6 पढ़ा है, और अब अपन पढ़ रहे हैं नाइलॉन 2,6। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट जो होगी उसमें 2 कार्बन होंगे, और एक यूनिट जो होगी उसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अकेला 6 जिसके लिए आया था वो कैप्रोलेइक एसिड था, या फिर आप बोल सकते हो कैप्रोलैक्टम था। 2 कार्बन की जो सीरीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है। पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं उसमें सिंगल एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, और इसके अलावा आप ये बोल सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी 2 वैकेंसी किससे होती है? हाइड्रोजन से होती है। आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, जब आएगा तब मैं आपको क्लियर करूँगी बात। तो ग्लाइसिन है और दूसरा कौन है? कैप्रोलेइक एसिड है। किसकी यूनिट है? नाइलॉन 2,6 की यूनिट है। अगला देखिए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक इसका मतलब किसके डेरिवेटिव है? ग्लाइकोलिक एसिड के हैं। मोनोमर यूनिट इसकी ग्लाइकोलिक एसिड है। इसका देखो, इसको क्या कहते हैं अपन? ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। जब इसका डेरिवेशन हो रहा है तो एक बार ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है क्या इसके जस्ट इक्वल है? रिपीट कर रही हूँ, क्या ये वाली स्ट्रक्चर इसके जस्ट इक्वल है? जब अपन इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। तो यहाँ से मोनोमर पूछा जाता है कि इसका मोनोमर क्या है, तो कंप्लीट का nth नहीं होकर के हाफ का nth होता है। दोबारा देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होगा? ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट इसका क्या है? रिवर्स है। तो ये वाला इसका पॉलीमर होता है, सॉरी ये इसका मोनोमर होता है, न कि कंप्लीट यूनिट इसका मोनोमर होती है। जिस चीज़ को स्ट्रेस कर रही हूँ उसको देखें, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। आपको याद रखना है PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पॉलीहाइड्रोक्सी वेलेरेट। नाइलॉन 2,6 ग्लाइसिन प्लस कैप्रोलेइक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, देन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट आता है पॉलीलैक्टिक एसिड। कॉमन सी बात है, कौन होगा? लैक्टिक एसिड होगा। इसका भी मोनोमर आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन, तो इसका पॉलीमर कौन होगा? कैप्रोलैक्टम होगा। देखिए आज अपना जो पॉलीमर का चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट मेरी तरफ से जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो उसको आप नोटिस करके रखें, साइड में नोट आउट करके रखें। जब भी अपनी क्लास होगी देन मैं आपको क्लियर करूँगी ये सारी चीज़ें। मेरी तरफ से तो बेटे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसको बुक से प्रूफ रीडिंग कर लें। किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लें। जितना मैटर आपको मिला है उसको आप प्रिपेयर करते जाएं। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो उसका बाद में सोल्यूशन कर लेंगे हम। इसके अंदर देखो मैं अगेन आपको ये बताना चाहूँ कि क्या चीज़ स्ट्रेस करनी है। तो आप लोगों को पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बेसिस पे कौन सा पॉलीमर किस में इंक्लूड हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होमो और हेट्रो आते हैं, जिसमें आपको क्लियरली याद रखना है होमो के अंदर नाइलॉन 6 है, हेट्रो के अंदर नाइलॉन 6 है। अगेन मैं देख रही हूँ बाकी एग्जाम्पल है उनको भी देखते जाए। एक ये जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक है उसको भी काफ़ी स्ट्रेस दें आप। इसके अलावा पॉलीमर्स जितने भी हैं सबके अंदर आपको पॉलीमर उसके मोनोमर यूनिट्स जब वो याद हो जाए उसके बाद में उनके केमिकल फॉर्मूले याद रखें कि इसको क्या कहते हैं। फिर देखो कॉमर्शियल पॉलीमर्स पढ़े उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है बेकेलाइट। उसके बाद में आते हैं बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल। ये सारे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके पढ़ने हैं। मैंने कतई ये नहीं कहा है कि सिर्फ आप यही पढ़ें इसके अलावा नहीं पढ़ना, नहीं। अब सारे मटेरियल को क्या करें, कंसंट्रेट करें, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली होती है वो हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। बार बार इस चैप्टर को रिपीट करते रहें, चलते रहें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अगली क्लास में देखेंगे। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, जब भी अपन आएंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।